हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की मल्टी स्टारर कॉमिक्स राजनगर की तबाही के दूसरे भाग के साथ। नागराज कंट्रोल स्टेशन के लिए रवाना हो रहा था और उसके गार्ड्स पहले ही कंट्रोल स्टेशन पहुंच चुके थे। कमाल है, भारती जी तो यहाँ पर पहुंचे ही नहीं। कोई बात नहीं, कहा है तो आएंगी जरूर, तब तक हम इंतजार कर लेंगे। अब तो यहीं पर ही रहना है। उस गार्ड्स को यह पता नहीं था कि उसको कयामत तक वहीं पर रहना था, क्योंकि उसी जगह पर जलनी थी उन सब की चिता। वाह, क्या हथियार है, नामो निशान तक नहीं बचा। अब तुम लोग रोबो आर्मी के आदमी नहीं हो, बल्कि मिस भारती और मिस्टर राज के बुलाए हुए गार्ड्स हो। अपनी अपनी पोजीशन ले लो और जो भी इस कंट्रोल स्टेशन के आसपास भी आए उसको खत्म कर दो, चाहे वह नागराज ही क्यों ना हो। अंतरिक्ष यान पर वीडियो गेम कैसेटों की कॉपी भी तैयार हो गई है और कंट्रोल स्टेशन पर पहरा भी बैठा दिया गया है। नंबर 1, तैयारी पूरी है। अब सिर्फ आपके आदेश की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा तो मुझे भी है राजनगर की तबाही की, और इस बार हमारा तरीका फुल प्रूफ है, क्योंकि इस बार तबाही राजनगर के बाहर से नहीं, राजनगर के अंदर से शुरू होगी, क्योंकि ये वीडियो इमेज सीधे राजनगर के बीचों बीच उतरेगी। ऐसा आपने आदिमानव और बर्बर सेना के साथ क्यों नहीं किया? नंबर 1, उनको तो राजनगर के बाहर प्रकट किया गया था। वह इसलिए मूर्ख, क्योंकि उन दोनों का वास्तविक स्थान वहीं पर था। लाखों वर्ष पहले आदिमानव वहीं पर रहते थे और उस बर्बर सेना ने युद्ध भी वहीं पर लड़ा था। हमारी किरणों ने तो सिर्फ उनका फिर से जीवित किया था, लेकिन इन वीडियो इमेजों का कोई वास्तविक स्थान नहीं है। इनको तो जहां चाहें वहीं पर प्रकट किया जा सकता है। देखो, ये दबा बटन, चालू हुई किरण और शुरू हो गई राजनगर की तबाही। चलो, हैवी ट्रैफिक वाला रास्ता तो पार कर लिया। इस रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अब कंट्रोल स्टेशन पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अचानक ये एकाएक क्या हो रहा है? भारती, मेरी आंखें धोखा खा रही हैं क्या, या सारे दृश्य खुद ब खुद धुंधले पड़ते जा रहे हैं? मुझे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है नागराज। ये राजनगर पर सीधा हमला लग रहा है। भारती, मुझे नागराज के रूप में आ जाना चाहिए। सारे दृश्य एकदम काल्पनिक से हो गए हैं नागराज। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी वीडियो गेम के बीचों बीच खड़े हुए हैं, ठीक वैसा ही जैसा श्वेता खेल रही थी। वीडियो गेम? अरे हाँ, ये तो स्टील मॉन्स्टर का चौथा हाउस है। ये वीडियो गेम तो मैंने भी खेला हुआ है नागराज। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक, इस गेम में आगे क्या होगा? वैसे तो यहाँ पर एक स्टील सॉक आती है, लेकिन फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आ रही है। नागराज, अभिषेक, ओह, मेरी कार एक स्टील सॉक में बदल गई और भारती उसी के अंदर है, और वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। वीडियो गेम में तो तू सचमुच में अच्छा खेलती है श्वेता। किससे सीखा है तूने यह? चंडिका से। वह तो मुझसे भी बड़ी उस्ताद है। चंडिका? ओह, वह सुपर रहस्यमय कन्या, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। उसके पास भी तुम्हारी तरह फालतू टाइम? कैप्टन ध्रुव, 5th एवेन्यू पर बड़ी अजीबोगरीब सी घटना हो रही है। कैसी घटना रेनू? 5th एवेन्यू का पूरा इलाका एक वीडियो गेम के सेट सा बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह असली इलाका नहीं, बल्कि टीवी स्क्रीन पर चल रहा वीडियो गेम हो। तुमको कैसे पता चला? और पुलिस हेडक्वार्टर से मेरे पास मैसेज क्यों नहीं आया? मैं उसी एरिया के पास गश्त कर रही थी। सारे ट्रांसमिशन गड़बड़ हो रहे हैं, मैसेज साफ नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने फ़ोन करने के बजाय यहाँ आकर ही तुमको उस खबर देना ज़्यादा उचित समझा। ओह, यह भी जरूर राजनगर की तबाह करने की कोशिश है। तीसरी कोशिश? पहली दो कब हुई थी? लौट कर बताऊंगा। ठीक है भैया, मैं चंडिका से संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। किस लिए? तुम्हारी मदद के लिए। वीडियो गेम का मामला है तो इसमें चंडिका तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकती है। ट्रांसमिशन सचमुच जाम हो रहे थे। यह क्या, स्क्रीन पर एकाएक डिस्टर्बेंस क्यों आने लगा? खैर, मैं कंप्यूटर की मदद से पता कर लूँगी इस डिस्टर्बेंस का केंद्र कहाँ पर है, और यह भी कि इस डिस्टर्बेंस का कारण क्या है। कारण जानने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन कारण जानकर ऋचा की आंखें फैलती चली गईं। ओह माय गॉड, डिस्टर्बेंस का मुख्य केंद्र एक संचार उपग्रह का कंट्रोल सेंटर है जो काली पहाड़ी पर बना हुआ है। लेकिन इस वक्त सैटेलाइट से जो सिग्नल कंट्रोल स्टेशन तक आ रहे हैं वे ऑडियो विजुअल सिग्नल नहीं हैं। ये कुछ अजीब से सिग्नल हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि सारी गड़बड़ इन सिग्नल्स के कारण ही है। ब्लैक कैट को इस मामले की तक पहुंचना ही होगा, और राजनगर के 5th एवेन्यू पर इस स्टील सॉक पर तो मेरी सारी शक्तियां बेअसर हैं। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है अभिषेक? वैसे तो इसको पावर सोर्स से खत्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तलवार तो कहीं है ही नहीं। काश इस वक्त कहीं से पावर सोर्ड मिल जाती। अरे,
मेरे सोचते ही मेरे हाथ में पावर सोर्ड आ गई। यानी यह वीडियो गेम दृश्य सिर्फ चीज़ों के रूप ही नहीं बदलता, बल्कि असली गेम की तरह उनको हराने की शक्ति भी देता है, और वह भी सोचते ही। अब क्या अभिषेक, इसकी पीठ पर लगे डायनो यानी फिन पर वार करो नागराज, यह तुरंत खत्म हो जाएगा। नागराज के एक सटीक वार ने डैनो के स्टील शाक के धड़ से अलग कर दिया, और डैन के कटते ही स्टील शाक वापस कार के रूप में आ गई। भारती, तुम ठीक तो हो ना? थोड़ा सा सिर घूम रहा है, बस वैसे तो ठीक महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो गेम दृश्य तो स्टील शाक के मरने से भी खत्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हमको इस गेम से बाहर निकलने के लिए पूरा हाउस खेलना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या आता है अभिषेक? इसके बाद टेक्नोसोरस आता है। उसको मार दोगे तो ये हाउस पार हो जाएगा। टेक्नोसोरस? यह क्या? यह तो बहुत ही खतरनाक और विशाल राक्षस है अभिषेक। इसको कैसे खत्म किया जाएगा? पता नहीं नागराज, इसको मैं कभी पार नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ ध्रुव तेजी से फिफ्थ एवेन्यू की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि वीडियो इफेक्ट अपना दायरा बढ़ा रहा था। यह क्या हो रहा है? चारों तरफ का दृश्य धुंधला सा क्यों होता जा रहा है? और मेरी मोटरसाइकिल को क्या हो रहा है? मेरी मोटरसाइकिल एक ड्रैगन में तब्दील हो गई। ओह, सिर्फ मेरी ही नहीं और दूसरी गाड़ियां भी ड्रैगनों में तब्दील हो गई हैं, और ये ड्रैगन राजनगर पर बम गिरा रहे हैं। ये राजनगर को तबाह कर रहे हैं, और मैं इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। राजनगर की तबाही शुरू हो चुकी थी, और साथ ही साथ उसको बचाने के प्रयास भी हैं। ये तो ड्रैगन स्कूल का 5वां हाउस है। मैं तो भैया के पीछे पीछे उसकी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे कुछ समझने से पहले ही सारा दृश्य बदलने लगा था। वैसे तो इन ड्रैगन को किलर फ्यूम से खत्म किया जाता है, लेकिन ये फ्यूम तो किलर पंप से ही मिल निकलती है। वीडियो गेम में तो किलर पंप एक बटन दबाते ही हाथ में आ जाता था, लेकिन यहाँ पर तो अरे, सोचते ही मेरे हाथों में किलर पंप आ गया। यानी वीडियो गेम में जो बटन दबाने से होता है वह इस गेम में सोचने से होता है। खैर, कुछ भी हो, अब इन ड्रैगनों को खैर नहीं, भैया वाले ड्रैगन को ही सबसे पहले खत्म करती हूँ। वह इसी तरफ आ रहा है। ध्रुव, तुम इस छत पर कूद जाना, मैं इस ड्रैगन को खत्म करने जा रही हूँ। चंडिका यानी श्वेता ने तुमसे संपर्क बना ही लिया, कूदो। किलर फ्यूम की चपेट में आते ही ड्रैगन खत्म होना शुरू हो गया, और ध्रुव के साथ साथ उसकी मोटरसाइकिल भी अपने वास्तविक रूप में आकर छत पर आ गिरी। ड्रैगनों को खत्म करने वाली ये गन तुमको कहाँ से मिली चंडिका? अगर ये गन मेरे पास भी होती तो मैं भी ड्रैगनों को खत्म करने में मदद कर सकता था। ये गन नहीं, किलर पंप है ध्रुव, और इसका ध्यान करते ही यह पंप तुमको भी मिल जाएगा। मिल जाएगा? ये क्या मतलब है? ऐसे ही हवा में से मिल जाएगा? हाँ, तुम सोचो तो। और ध्रुव ने ध्यान लगाते ही, वाह, सचमुच यानी वीडियो गेम में जो बटन दबाने से होता है वह यहाँ सोचने से ही हो जाता है। ठीक समझे। अब इस पंप में से फायर करने पर फ्यूम निकलेगी। सारे ड्रैगन इसकी महक से खींचे चले आएंगे, और फ्यूम के संपर्क में आते ही खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे यानी ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे, वाहनों के रूप में। तो लो, ये किया मैंने फायर। किलर फ्यूम ड्रैगनों के अपनी तरफ खींचने लगी, और उसके संपर्क में आते ही ड्रैगन वापस वाहनों के रूप में बदलने लगे। यह क्या हो रहा है नंबर 2? ये दोनों तो मिलकर राजनगर में तबाही फैलाने वाले ड्रैगनों को खत्म कर रहे हैं। ये इनका नहीं, इस पंप का कमाल है। ये पंप इनको कैसे मिल गया? क्योंकि वीडियो गेम में ये ड्रैगन इस किलर पंप से ही मरते हैं। हर खेल की तरफ वीडियो गेम में कुछ नियम होते हैं नंबर 1, और मैं इन नियमों को नहीं बदल सकता हूँ। वीडियो गेमों के जो भी प्राणी जिस भी हथियार से खत्म होते हैं वह हथियार इनको सोचते ही मिल जाएगा। मैं इनको नहीं रोक सकता नंबर 1। रोक सकते हो। इनको किसी ऐसे वीडियो गेम में डाल दो जहां पर न तो प्राणी हो और न ही हथियार। इनको किसी भी ऐसी भूल भुलैया में डाल दो जहां पर से ये राजनगर की तबाही के बाद ही निकल पाएं, और अगले ही पल ध्रुव और चंडिका के आसपास का दृश्य बदल गया। यह क्या हुआ चंडिका? यह हम कहां पर आ गए? ये तो डंजन एंड ड्रैगन की भूल भुलैया लगती है। ये गेम मैंने बहुत पहले खेला था, तब यह सब उसमें नहीं था। यह उस गेम का नया रूप लगता है, और इससे कैसे बाहर निकला जाएगा यह मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं चंडिका, सामने 3 सुरंगें दिख रही हैं। इनमें से एक सुरंग बाहर जाने का रास्ता है, और यह सिर्फ कोशिश करने से ही पता लग सकता है कि वह सुरंग कौन सा है। आओ, हमारे पास वक्त नहीं है। हमको तीनों सुरंगों में एक एक करके तलाशना होगा, ताकि हमको सही सुरंग का पता चल सके। नागराज के पास भी वक्त नहीं था। इसको खत्म करने का तरीका तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन शायद ये पावर सोर्ड कुछ असर दिखा सके। लेकिन पावर सोर्ड इस मैकेनोसोरस के शरीर से टकराते ही चूर चूर हो गया, और नागराज का शरीर शिकंजे में कस गया, और वह शिकंजा नागराज को अपनी मौत की तरफ ले जाने लगा, यानी अपने मुंह की तरफ और कंट्रोल स्टेशन पर।
अजीब से हथियार लिए कई सारे गार्ड्स कंट्रोल स्टेशन की रखवाली कर रहे हैं। लगता है मेरा शक गलत नहीं है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। और वह गड़बड़ क्या है वह ये गार्ड मुझे बताएगा। गार्ड का मुंह चिल्लाने के लिए खुला जरूर, लेकिन उसमें से आवाज नहीं निकली। ब्लैक कैट की एक झलक उसके होश का फाख्ता कर देने के लिए काफी था और उसके बाद उसके चिल्ला सकने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। अब वह सिर्फ फुसफुसा सकता था। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? यह हथियार कहाँ से आए तुम्हारे पास? हम भारतीय कम्युनिकेशन के गार्ड्स हैं। यह हथियार भी हमको उन्होंने ही दिए हैं और हमको आदेश है कि जो भी इस कंट्रोल स्टेशन के आसपास आए उसे उड़ा दिया जाए। ऐसा हथियार तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसमें गोलियां कैसे भरते हैं? इसमें से गोलियां नहीं, विखंडन किरणें निकलती हैं लड़की, जो किसी भी वस्तु को एक पल के 100वें हिस्से में हवा कर सकती हैं। और अब अगर तूने हिलने की कोशिश की तो तेरा भी यही हाल होगा। बता, कौन है तू? यहाँ किस लिए आई है? इधर ब्लैक कैट रोबो के आदमियों के बीच फंसी हुई थी और उधर ध्रुव और चंडिका उस भूल भुलैया में। ये तीसरी सुरंग है चंडिका, लेकिन इसका रास्ता भी हूबहू पहली दोनों सुरंग की तरह ही है। हाँ, और इसका मतलब है कि हम फिर उसी जगह पर वापस निकल आएंगे जहां पर से ये तीनों सुरंगें शुरू होती हैं। ये तो अजीब भूलभुलैया है। जहां से चलो फिर वहीं पर आ जाते हैं। आखिर बाहर निकलने का रास्ता कोई न कोई तो होगा ही, लेकिन वह रास्ता ये सुरंग नहीं है। ऐसी ही एक भूलभुलैया मारियो के गेम में भी थी, चौथे हाउस का चौथा घर, लेकिन उसमें ऊपर चढ़कर नीचे उतरने से सही रास्ता अपने आप मिल जाता है। पर इसमें ऐसा भी कोई रास्ता नजर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि रास्ता कहीं और होगा। ये सुरंग सिर्फ धोखा देने के लिए हैं और उस रास्ते का संबंध उन गोलों से जरूर है, क्योंकि यहाँ पर यही एक ऐसी चीज है जो बाकी चीजों से अलग नजर आ रही है। देखते हैं इसको खटखटाने से क्या होता है। पहले गोले पर वार करने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे गोले पर वार होते ही एक नई सुरंग नजर आने लगी। वाह, ये तो रास्ता बन गया, पर अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा है। काफी अंधेरा है। कहीं यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं? हम जब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे राजनगर की करोड़ों जानों पर खतरा मंडराता रहेगा। हमको जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलकर राजनगर की तबाही को रोकना है और उसके लिए मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। आओ। और अंदर पैर रखते ही दोनों के शरीर तेजी से फिसलते चले गए। ओ माय गॉड, यह तो जायंट स्लाइड है ध्रुव। हम बहुत तेजी से नीचे फिसल रहे हैं। अगर नीचे हमारी स्पीड को कम करने के लिए कोई चीज न हुई तो हमारी हड्डियां बदन से अलग हो जाएंगी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। नीचे तक पहुंचते पहुंचते स्लाइड का ढलान काफी कम हो चुका था। पता नहीं अब हम बाहर निकलकर किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। लेकिन जिस जगह पर ध्रुव और चंडिका बाहर निकले वहां पर कोई और मुसीबत में था। नागराज? ओह, यह तो हम इसील मॉन्स्टर के गेम में आ गए और यह टेक्नो मैक्नोसोरस है। इससे बचने की कोशिश मत करो नागराज। जितना कसमसाओगे यह उतना ही तुमको चबाता चला जाएगा। तुम जादुई रसायन का ध्यान करो और हाथ में आते ही उसको तुरंत पी जाना। जादुई रसायन? तो यह है इस मैक्नोसोरस का तोड़। नागराज ने जादुई रसायन पीते ही सब कुछ सामान्य अवस्था में आ गया। ध्रुव, चंडिका, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? हम एक दूसरे गेम में फंसे हुए थे, न जाने कैसे हम उस गेम से इस गेम में आ गए तुम्हारे पास। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए और चंडिका ने मुझे मैक्नोसोरस को मारने का तरीका बता दिया, वरना यह राक्षस मुझको ही मार डालता। अभी वीडियो गेम इफेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन न जाने फिर कब शुरू हो जाए। इसलिए इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ भारती। मैं, नागराज और चंडिका इस समस्या की जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और उस अंतरिक्ष यान में यह क्या हो गया नंबर 2? ये दोनों नागराज और ध्रुव तो अलग अलग गेमों में फंसे हुए थे, ये एक जगह पर कैसे आ गए? ये दोनों गेम एक ही कंट्रोल पैनल से चल रहे हैं नंबर 1, इसलिए इनको कहीं ना कहीं तो कनेक्शन होना स्वाभाविक है और यही कनेक्शन राजनगर में चल रहे अलग अलग वीडियो गेम इफेक्टों तक भी पहुंच गया होगा। दोबारा ऐसी गलती मत करना और वीडियो गेमों को तुरंत बदल दो। और राजनगर में भारती अभिषेक और उसकी माँ को लेकर निकल चुकी थी। तुमने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की बात कह तो दी ध्रुव, लेकिन इस जड़ को ढूंढा कैसे जाएगा? वह जड़ तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन में है नागराज। उसको ढूंढ कर नष्ट कर दो तो ये वीडियो इफेक्ट भी नष्ट हो जाएगा। तुम इस कंट्रोल स्टेशन जाकर अपना काम करो और हम लोग यहाँ पर इस तबाही को रोकने की कोशिश करते हैं। ओके ध्रुव, गुड आइडिया। नागराज तुरंत कंट्रोल स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। हम लोग तबाही को कैसे रोकेंगे ध्रुव? हमारा दुश्मन हर बार गेम बदलता जाएगा और हम लड़ते लड़ते थक जाएंगे। यह जो कुछ भी हो रहा है चंडिका, वह किसी अत्याधुनिक विज्ञान का करिश्मा है और अत्याधुनिक विज्ञान को अत्याधुनिक विज्ञान से ही काटा जा सकता है। हम धनंजय की मदद लेंगे
उसके पास स्वर्ण नगरी की अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। 5th एवेन्यू समुद्र तट के बगल में ही स्थित था। कुछ ही मिनटों बाद वह आ गई डॉल्फिन। यह मेरा संदेश स्वर्ण नगरी तक पहुंचा देगी। ध्रुव और डॉल्फिन के बीच सीटियों की भाषा में बातें शुरू हो गईं और तभी अचानक ध्रुव, वीडियो इफेक्ट फिर से शुरू हो गई है और कंट्रोल स्टेशन के पास सिचुएशन कंट्रोल में है। मुझे फिलहाल बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमने शायद सुना नहीं मैंने क्या पूछा। कौन हो तुम? मुझे तुम जैसे लोग ब्लैक कैट कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा पहनावा बिल्ली जैसी है, हरकतें बिल्लियों जैसी है और मेरा हथियार भी बिल्लियां हैं। जेनिफर अटैक्स! जेनिफर नाम के इस बिल्ली के टकराते ही मांस के लोथड़े हवा में बिखर गए एक धमाके के साथ, और इस धमाके से शुरू हो गया युद्ध का ऐलान। ब्लैक कैट के पास अब पूछताछ करने का समय नहीं था। गुंडों के पास अत्याधुनिक हथियार तो जरूर थे, लेकिन हथियारों से न तो कोई लड़ाई कभी जीती गई है और न ही जीती जाएगी। लड़ाई में काम आता है तो ठंडा दिमाग, युद्ध कौशल और जीतने की एक ज्वलंत इच्छा। कमाल है, इस लड़की ने तो पलक झपकते ही सारे गुंडों को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया और मुझे इतना भी मौका नहीं दिया कि मैं इसको रोक सकूं। अरे ये कौन आ रहा है? अभी मेरा छुपे रहना ही उचित लगता है। आने वाले की खबर ब्लैक कैट को भी हो गई थी। कोई आ रहा है, यह जरूर इन कमीनों का बॉस होगा। जो भी हो, अब यही मुझको बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ब्लैक कैट ने नागराज के बारे में काफी कुछ सुन तो रखा था, लेकिन उसको देखा कभी नहीं था। अरे यह क्या? ये तो वही गार्ड लगते हैं जो आने वाले थे। इस कंट्रोल स्टेशन में जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनकी ये दयनीय हालत बनाई किसने? मैंने। ओह, कौन हो तुम? तुम्हारे गुंडों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे ब्लैक कैट कहते हैं, और ये जानने के बाद वे होश में नहीं रह पाए। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? इस कंट्रोल स्टेशन पर तुम्हारे आदमी क्या कर रहे हैं? हालांकि तुम मुझे अपनी पोशाक से ही अपराधी लग रही हो और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने को बाध्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बेकार के झगड़े से बचने के लिए बताता हूँ। ये कंट्रोल स्टेशन मेरे दोस्तों की सैटेलाइट कंपनी का है और ये इस कंट्रोल स्टेशन के गार्ड थे जिनको तुमने बेहोश कर दिया। ओह, तो ये गुंडे तुम्हारे गार्ड थे? तो जरा यह भी बता दो कि इनके पास ये हथियार कहाँ से आए जो विखंडन किरण छोड़ते हैं और देखने से ही पृथ्वी के नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के लग रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये हथियार कहाँ से आए। यह बात तो सिर्फ ये गार्ड्स ही बता सकते हैं। ओह, यानी तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे ही आदमी हथियार कहाँ से लाए? लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तड़ाक! ओह, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सुनो, मैं ना बताओ कि इस कंट्रोल स्टेशन में क्या गड़बड़ हो रही है। धड़ाक! इधर नागराज ब्लैक कैट को अपनी बात नहीं समझा पा रहा था और दूसरी तरफ ध्रुव खुद नहीं समझ पा रहा था कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। यह क्या चंडिका? एकाएक आकाश में बहुत सारे लड़ाकू विमान आ गए हैं और ये राजनगर पर बमों की बारिश कर रहे हैं। ऐसे तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर राजनगर को तबाह कर देंगे। इनको रोकने का क्या तरीका है? ये टोरा टोरा वीडियो गेम चल रहा है ध्रुव। ये फाइटर बॉम्बर प्लेन हैं। इनको नष्ट करने के लिए हमको फ्लाइंग एंटी एयरक्राफ्ट गन का सहारा लेना पड़ेगा। फ्लाइंग एंटी एयरक्राफ्ट गन? लेकिन एक बात का ध्यान रखना ध्रुव, इन फाइटर प्लेनों को एक ही बार में नष्ट करना होगा और उसके लिए इनको बीचों बीच में वार करना जरूरी है। किसी और जगह पर निशाना लगने से यह हमारी स्थिति को भाप कर हम पर ही मिसाइल दाग देगा। समझ गया चंडिका? तुम चिंता मत करो। वीडियो गेम पर मेरा हाथ चाहे सधा हुआ न हो, लेकिन निशाना लगाने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। और दूसरी तरफ नागराज के सब्र का पैमाना छलक चुका था। बस, बहुत हुआ। अब तुम मुझको बताओगे कि तुमने इस कंट्रोल स्टेशन में क्या गड़बड़ी की है। ये नागरस्सी? ओह, तो तुम नागराज हो और तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपराधियों का साथ दे रहे हो, लेकिन मैं तेरा मुकाबला ब्लैक कैट से है और ब्लैक कैट जब दुश्मनी करती है तो निभाती भी है, फिर चाहे दुश्मनी नागराज हो या सुपरमैन। ब्लैक कैट का बदन हरकत में आया और नागराज के नाक कट कट कर गिरने लगे। ओह, कमाल की फुर्ती है इस लड़की में। इसने तो मेरी नागसेना को काट कर रख दिया। नागसेना को इस्तेमाल करने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। अब मुझे अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नागराज कुश्ती की कई कलाओं में माहिर था, लेकिन ब्लैक कैट भी इस कला की मास्टर थी। मुकाबला बराबरी का था, लेकिन मुकाबला जितनी देर तक चलता शारीरिक शक्ति का महत्व उतना ही बढ़ता जाता है। ब्लैक कैट में फुर्ती जरूर थी, लेकिन नागराज में असंख्य सर्पों का बल शामिल था। ओह, अब मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी, इसलिए अब मुझे हथियार का सहारा लेना पड़ेगा। शेफाली अटैक! इस चीख से सावधान हो गए नागराज को पीछे घूमने में एक पल भी नहीं लगा। ओह,
इस बिल्ली में डायनामाइट बंधा हुआ है, शायद मुझसे टकराते ही फट जाएगी, इसलिए मैं इसको अपने शरीर से टकराने नहीं दूंगा। नागराज की किस्मत अच्छी थी कि उसका वार खाकर बेहोश हो चुकी बिल्ली पीठ के बल चट्टानों पर आ गिरी और डायनामाइट नहीं फटा। लेकिन इन कुछ क्षणों में ब्लैक कैट को वह मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। हिलने की कोशिश मत करना नागराज, वरना तुम्हारा शरीर सुलगे हुए कोयले की तरह राख कर दूंगी। नमूना देख लो। ओह, तो तुम इन हथियारों की बात कर रही थी, ये तो सचमुच में पृथ्वी के नहीं लगते। लेकिन इनको पास से देखने के लिए मुझे तुमको इनसे दूर करना होगा अपनी हल्की विस्फुंकार द्वारा। नागराज के उस हल्की विस्फुंकार ने ही ब्लैक कैट को पैरों को जमीन से उखाड़ दिया। ये तो गई। अब इस गन को देखा जाए। अरे, यह तो सचमुच किसी अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई लगती है, जैसे किसी और ग्रह से आई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनगर में हो रही इन वाकयातों में के पीछे दूसरे ग्रह वालों का हाथ हो और वे मेरे कंट्रोल स्टेशन के जरिए वे सिग्नल भेज रहे हों जो राजनगर की तबाही फैला रहे हैं। मुझे तुरंत ध्रुव को यह बात बताकर और गन दिखाकर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मदद लेनी चाहिए। मदद ले लेना, जरूर ले लेना, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे दिमाग की तारीफ तो कर लेने दो नागराज। इमेज का अभिवादन स्वीकार करो नागराज, और उसके साथ साथ मेरे वे शोक संवेदनाएं भी स्वीकार करो जो मैं तुम्हारे मरने के बाद तुमको नहीं दे पाऊंगा। तेज हवा के एक झोंके ने नागराज को उठाकर फेंक दिया। ओह, लेकिन तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? हमारी तुम्हारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है नागराज, लेकिन तुम वह जान चुके हो जो तुमको नहीं जानना चाहिए था। दरअसल तुम जो भी समझ रहे हो वह सच है। मेरे मालिक यानी प्लून ग्रह साम्राज्य के प्राणी तुम्हारे इस कंट्रोल स्टेशन का प्रयोग राजनगर में तबाही फैलाने के लिए कर रहे हैं, और यह तबाही एक छोटा सा नमूना है। जल्दी इस तबाही का प्रयोग पूरी दुनिया में के हर शहर में किया जाएगा। तबाह कर दी जाएगी यह मानव जाति और पृथ्वी पर कब्जा करेगा प्लून साम्राज्य। लेकिन तुम सब ना तो बताने के लिए जिंदा रहोगे और न ही देखने के लिए। अरे, मेरे सर्प इसके आर पार जा रहे हैं, यानी ये सिर्फ एक परछाई है। हाँ, और मेरा प्रक्षेपण भी तुम्हारे सैटेलाइट रिसीवर द्वारा ही हो रहा है। मैं ऊर्जा का एक रूप हूँ और मेरी शक्तियाँ भी ऊर्जा से ही चलती हैं। जैसे मेरे यह किरण तुम्हारे ऊपर का वायु दाब बढ़ा देगी और इतना बढ़ा देगी कि तुम खड़ा भी ना हो पाओगे। ओह, सचमुच मेरे चारों तरफ की हवा भारी हो रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इधर नागराज इमेज से जूझ रहा था और दूसरी तरफ ध्रुव और चंडिका वीडियो इफेक्ट का मुकाबला कर रहे थे। ओह, मेरा निशाना चूक गया, यानी अब यह मुझ पर मिसाइल से हमला करेगा, और साथ ही साथ एक दूसरा फाइटर प्लेन भी मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं दोनों से एक साथ नहीं निपट सकती। अब एक ना एक को तो मुझे। ओह, थैंक यू ध्रुव। घबराओ मत चंडिका, अब सिर्फ 2 प्लेन बचे हैं, जिनमें से एक तो गया। अब दूसरा वार आखिरी वार होगा। नहीं ध्रुव, इस आखिरी फाइटर प्लेन को मत गिराना, क्योंकि इस प्लेन को मार गिरते ही गेम खत्म हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा, ये फ्लाइंग एंटी एयरक्राफ्ट गन भी, और हम इतनी ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ जा गिरेंगे। ओह, यानी ये प्लेन राजनगर पर बम गिराता रहेगा और चुपचाप दर्शक बने हुए देखते रहेंगे हम। एक तरफ राजनगर जल रहा था और दूसरी तरफ नागराज राजनगर को बचाने के जी तोड़ कोशिश कर रहा था। मुझे एक एक इंच खिसकने के लिए भी अपनी पूरी नाक शक्ति लगानी पड़ रही है, लेकिन मुझे डिस एंटीना तक पहुंचना ही होगा ताकि मैं उसको नष्ट करके उस तक आने वाले सिग्नलों को नष्ट कर सकूं। ओह, तो तू अभी भी सरक सकता है, यानी मुझे हवा का दबाव और बढ़ाना हो पड़ेगा। ओह, अब तो सांस लेना भी असंभव हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इस वक्त हिम्मत हार दी तो न तो मैं बचूंगा और न ही राजनगर, इसलिए मुझे हर हाल में डिस एंटीना तक पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इसको उखाड़ कर नहीं फेंक पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ पर वायु दबाव इतना ज्यादा है कि मुझसे हाथ भी मुश्किल से हिलाया जा रहा है। अब एक ही रास्ता है, मेरी सर्प सेना वह डिस एंटीना के नीचे की जमीन को खोदकर इतना पोला कर देगी कि यह एंटीना अपने आप गिर जाए। अरे, यह क्या? वायु दबाव इतना अधिक है कि सर्प सेना मेरे शरीर से बाहर ही नहीं आ पा रही हैं, यानी अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रास्ता खुद चलकर नागराज के पास आ रहा था। नागराज पर हमला करने वाली बिल्ली को होश आ गया था और वह अपने मालकिन का आदेश अब तक भूली नहीं थी। नागराज की निगाहें तुरंत आवाज की तरफ घूम गई। यह बिल्ली यह होश में आ गई और यह फिर से मुझ पर हमला कर रही है, यानी वायु दबाव मुझ तक ही सीमित है, वरना यह बिल्ली ऐसी छलांग नहीं लगा पाती।
अगर मैं अपना पैर हिलाकर इस बिल्ली को सही जगह पर एक सही किक लगा सकूं, तो यह बिल्ली ही मेरा वह हथियार बन जाएगी जो इस डिश एंटीना को नष्ट कर सके। नागराज की किक एकदम सटीक थी। बिल्ली हवा में उड़ती हुई डिश एंटीना के अंदर जा गिरी और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। डिश एंटीना के टुकड़े चारों तरफ हवा में उड़ने लगे। स्पेसशिप से आने वाली सिग्नलों का संपर्क टूट गया और संपर्क के टूटते ही इमेज अपने आप गायब होने लगा और नागराज के ऊपर बना हुआ वायु दबाव भी गायब हो गया। वाह, यह बिल्ली एकदम सही समय पर काम आ गई, वरना इस वक्त इसके बजाय मैं गायब हो गया होता। लेकिन गायब होने वाली अभी और वस्तुएं भी थी। चंडिका, इस एंटी एयरक्राफ्ट गन को उस ऊंची इमारत के पास ले चलो। हम वहां पर से फाइटर प्लेन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि इसके नष्ट होने से गेम खत्म होने की स्थिति में हम छत पर कूदकर बच सकें। ओह, यह क्या? गन गायब हो गई है, प्लेन भी गायब हो गया है, वीडियो इफेक्ट एकाएक खत्म हो गया है। ध्रुव, अब हमको नीचे गिरकर मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ध्रुव और चंडिका उस द्वार पर ध्यान नहीं दे रहे थे जो ठीक उन दोनों के पैर के नीचे खुल रहा था। यह धनंजय द्वारा भेजा गया स्वर्ण नगरी का प्रवेश द्वार था। और उस रहस्यमय यान पर यह क्या हुआ? नंबर 2, सारी स्क्रीन एकाएक साफ कैसे हो गई? कंट्रोल स्टेशन का डिश एंटीना नष्ट हो गया है नंबर 1, और उसके नष्ट होने से पृथ्वी से हमारा पूरा संपर्क खत्म हो गया है। ओह, यानी हमारा अब तक का सोचा हुआ सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। अब एक ही रास्ता है, हमको क्रूटो लोगों तक खबर पहुंचने से पहले इस ग्रह पर कब्जा करना होगा और उसके लिए हमको पृथ्वी पर से इन मानव जाम के कीड़ों को हटाना पड़ेगा। विखंडन लहर के छोड़ने की तैयारी करो। वह लहर इन मानवों के शरीर को अणुओं में बदल देगी और समुद्र तल में बसी स्वर्ण नगरी में। शुभागमन ध्रुव। धनंजय, आज तो तुमने हमारी जान बचा ली। डॉल्फिन से तुम्हारी खबर मिलते ही मैं तुम्हारी समस्या के बारे में छानबीन करने में जुट गया था, और जब जवाब मिल गया तो मैंने तुमको ढूंढना शुरू कर दिया। जवाब मिल गया? क्या है जवाब? इधर आओ, इस सुदूर दर्शन पर देखो। यह स्पेसशिप है, राजनगर में हो रही तबाही की जड़। ये पृथ्वी पर जो किरण भेज रहे थे, मैंने उसी के द्वारा इनको पकड़ा है। किसकी है यह स्पेसशिप? यह शिप प्लून साम्राज्य की है, और इसको मैं इसलिए पहचान गया क्योंकि हमारे ऐतिहासिक संग्रहालय में इनका भी उल्लेख है। ये पहले पृथ्वी पर आ चुके हैं राक्षसों यानी रक्ष जाति का साथ देने के लिए, लेकिन उस बार हमने इनको मार भगाया था। धनंजय ध्रुव को प्लून और क्रूटो साम्राज्य की दुश्मनी के बारे में बताता चला गया। लेकिन अभी इनको कैसे रोकोगे? तुम लोगों के पास हथियार तो हैं ही नहीं। हथियार हैं ध्रुव, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग महाघातक होता है। एक बार में पूरा ग्रह तक नष्ट हो सकता है। लेकिन अब हमको अपने आयुधों का प्रयोग करना ही पड़ेगा धरती की रक्षा के लिए। ये देखो, ये है वह अस्त्र जिसको तुम ब्रह्मास्त्र के नाम से जानते हो। इस एक शस्त्र का धमाका ही इस पूरे विशालकाय यान को जीवन रहित कर देगा। तब तो अंतरिक्ष में घूम रही हमारी सारी सैटेलाइट भी नष्ट हो जाएगी। नहीं ध्रुव, यह प्रक्षेपास्त्र ऐसी विकिरण किरणें छोड़ता है जो सिर्फ जीवित कोशिकाओं पर ही असर करता है, और इस वक्त अंतरिक्ष में इन प्लून प्राणियों के अतिरिक्त और कोई जीवित वस्तु नहीं है। और कुछ ही पलों बाद अंतरिक्ष में एक तेज रोशनी चमकी। ब्रह्मास्त्र से निकली विकिरण की किरणें स्पेसशिप की दीवारों को चीरती हुई अंदर आ गईं और जीवित प्राणियों की कोशिकाएं गलकर बहने लगी। पलक झपकते ही यान जीवन रहित हो गया। किसी भी बटन को दबाने के लिए कोई उंगली बची ही नहीं थी। राजनगर अब सुरक्षित था। भगवान का शुक्र है कि तुम और चंडिका सही वक्त पर आ गए ध्रुव, वरना पूरा राजनगर ध्वस्त हो चुका होता। इसमें मुझसे बड़ा हाथ तो नागराज का है। अगर यह कंट्रोल टावर को नष्ट न करता तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे मेयर साहब। लेकिन नागराज, तुम एकाएक आ कहाँ से गए? तुमको पता कैसे चला कि राजनगर में कुछ गड़बड़ हो रही है? क्यों बच्चू, फंस गए ना? अब क्या बताओगे? वो मैं वहाँ से। ये आप लोग नागराज से बाद में पूछते रहिएगा मेयर साहब। फिलहाल मैं राजनगर के पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ का चेक देना चाहती हूँ, कृपया स्वीकार करें। समाप्त। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कॉमिक्स प्रलय में। धन्यवाद।